जनवरी 1996 में बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थीं। सदर मुमलिकत की सीट पर उनके इंतहाई वफादार साथी फारूक लगारी मौजूद थे। अमेरिका बेनजीर भुट्टो के खिलाफ नहीं था और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी बेनजीर भुट्टो की बज़ाहिर कोई चपकलश नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी हुकूमत उन्हीं के वफादार साथी फारूक लगारी ने खत्म कर दी। कहते हैं इसके पीछे चांदी के प्यालों की कहानी छुपी थी। ये कहानी क्या थी? नवाज शरीफ का वो कौन सा इंटरव्यू था जिसे वॉशिंगटन पोस्ट ने 4 माह के लिए डीप फ्रीजर में रख दिया और जब निकाला वो तब भी गर्मा गर्म था? आसिफ जरदारी के सरे महल की कहानी क्या थी? सदर पाकिस्तान के टेलीफोन कौन टेप कर रहा था और क्यों कर रहा था? बेनजीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत समझौतों का दौर था। वो अपनी पहली हुकूमत सदर और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बायस गवा बैठी थी। इससे उन्होंने 2 सबक सीखे थे। एक ये कि सदर की कुर्सी पर हर सूरत इंतहाई काबिल एतमाद शख्स होना चाहिए, वरना वो 58(2)B की ताकत से असेंबली तोड़कर हुकूमत को चलता करेगा, जैसा कि 1990 और 93 में हो चुका था। लिहाजा उन्होंने अपने सबसे काबिल एतमाद साथी फारूक खान लगारी को सदर की कुर्सी पर बिठाया था। दूसरा सबक उन्होंने ये सीखा कि एस्टेब्लिशमेंट और मजहबी हलकों से हर सूरत बना कर रखी जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने भारत से सख्त रवैया अपनाया और दिफाई अखराजात पर समझौता न करने के बेशतर ऐलानात किए। उनके पहले दौरे हुकूमत में खालिस्तान तहरीक के सिलसिले में भारत की मदद करने और राजीव गांधी से 1-to-1 मुलाकात के मामलात भी थे। इसलिए इस बार भारत की मदद तो एक तरफ, मोहतरमा ने कश्मीर जहाद और अफगान पॉलिसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा और इसे बगैर मुदाखलत जूं का तू चलने दिया। यूं बेनजीर भुट्टो ने अपने तौर पर ताकत के 2 सुतूनों के साथ अच्छी खासी बना ली थी और अब वो समझती थी कि वो आराम से 5 साल हुकूमत कर सकेंगी। लेकिन पार्लियामेंट में उनसे 2 कदम के फासले पर बैठे अपोजिशन लीडर ऐसा नहीं सोच रहे थे, क्योंकि मोहतरमा भुट्टो ने साबिक सदर गुलाम इसहाक खान की मदद से जिस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत को रुखसत किया था, वो खलिश एक फांस बनकर नवाज शरीफ के दिल में मौजूद थी। इसलिए उन्होंने हुकूमत के कायम होते ही इसके खात्मे के बयानात देने शुरू कर दिए। कभी वो कहते कि उनके पॉपुलर वोट्स ज्यादा हैं, लिहाजा हुकूमत उन्हें मिलनी चाहिए। कभी वो नई हुकूमत से इस्तीफा मांगते और कभी जियाउल हक के मजार पर खड़े होकर कहते कि हुक्मरानों को रावल डैम में फेंक कर दम लेंगे। बेनजीर भुट्टो की हुब्बुल वतनी को भी मशकूक बनाने के लिए नवाज शरीफ पूरा जोर लगा रहे थे। वो कहते कि बेनजीर पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता कर रही हैं और कश्मीर जहाद को नुकसान पहुंचा रही हैं। बयानात की दौड़ में उनके साथ जमात इस्लामी और MQM भी शामिल थी, लेकिन मोहतरमा भुट्टो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी, बल्कि वो सदर और एस्टेब्लिशमेंट से बेफिक्र होकर अपोजिशन को अपने हुकूमती ताकत के हाथ दिखा रही थी। उन्होंने अपोजिशन को टाइट करने के लिए नवाज शरीफ दौर की स्कीमों का एहतसाब शुरू कर दिया। फिर एक मौके पर नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ को उनके दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया, और वो भी यूं कि बाकायदा घसीट कर गाड़ी में डाला गया। फिर कुछ अरसे बाद शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार हुए और शेख रशीद भी, जो उस वक्त नून लीग में थे, एक मामूली केस में सलाखों के पीछे चले गए। जवाब में नवाज शरीफ बड़ी बड़ी बातें कह तो रहे थे, लेकिन सरकार के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के 4 सूबों में से सिर्फ सूबा सरहद यानी KPK में मुस्लिम लीग की हुकूमत कायम थी। बेनजीर भुट्टो ने वहां से भी नून लीग के वजीर आला पीर साबिर शाह को चलता किया और अपने वजीर आला आफ्ताब खान शेरपाव को मुंतखब करवा लिया। इस पर मुस्लिम लीग ने एहतजाज की कोशिश की तो हुकूमत ने 3000 पुलिस एहलकारों के जरिए तजावजात के नाम पर नवाज शरीफ की रहायशगाह मॉडल टाउन लाहौर पर चढ़ाई करवा दी। पुलिस और LDA एहलकारों ने क्रेनों और बल्डोजरों की मदद से रहायशगाह के बाहर लगे हिफाजती जंगले, गार्ड्स के कमरे और दफातर गिरा दिए। गर्ज नवाज शरीफ की रहायशगाह का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। जवाब में एक बार फिर अपोजिशन लीडर सख्त बयानात के साथ मैदान में आए। अपोजिशन की तमाम जमातें नवाज शरीफ के साथ इकट्ठी होने लगी
और एक बार फिर एजेंडा सिर्फ वही था, यानी भुट्टो हुकूमत से निजात हासिल करना। चुनाचे अपोजिशन ने हुकूमत गिराने के लिए पहले से जारी तहरीक निजात को तेज से तेज तर कर दिया। अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात छपे, नारे और तराने बनाए गए और यूं धीरे धीरे तहरीक जोर पकड़ने लगी। इस तहरीक का नुक्ता अरूज या यूं कहिए कि टेस्टिंग पॉइंट तब आया जब अपोजिशन ने 20 सितंबर 1994 को मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दे दी। इस हड़ताल की कामयाबी या नाकामी से पता चलना था कि अपोजिशन कितनी तगड़ी है और हुकूमत कितनी मकबूल या गैर मकबूल है। नवाए वक्त जो दाएं बाजू का अखबार समझा जाता था, उस पर अपोजिशन के बयानात की शह सुर्खियां लगने लगी कि खेल खत्म हो चुका, अब बेनजीर को घर ही जाना होगा। लेकिन हड़ताल से सिर्फ 3 दिन पहले अपोजिशन को लेने के देने पड़ गए। नवाज शरीफ के पुराने इंटरव्यू ने उन्हें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहां उनके लिए हुकूमत पर तनकीद करना तो एक तरफ, अपनी सफाइयां देना मुश्किल हो गया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने पाक फौज पर मंशियात फरोशी का इल्जाम लगाया था, और यह भी एक दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मई 1994 में नवाज शरीफ ने उन्हें एक इंटरव्यू दिया था जो 4 माह बाद यानी सितंबर में शाया कर दिया गया। इस इंटरव्यू में नवाज शरीफ के हवाले से लिखा गया था कि जब वो पहली बार वजीर आजम बने तो आर्मी चीफ जनरल असलम बेग और ISI सरबराह मेजर जनरल असद दुरानी उनके पास आए थे और दोनों आला अफसरान ने उनसे यानी वजीर आजम नवाज शरीफ से कहा कि अफगान जहाद के जमाने में मंशियात का कारोबार अरूज पर था। इस कारोबार से अच्छी खासी फंडिंग भी जमा हो जाती थी, जिससे खुफिया ऑपरेशंस किए जाते थे और यूं कौमी खजाने पर बोझ भी नहीं पड़ता था। बराए मेहरबानी इस मंशियात के कारोबार को दोबारा शुरू किया जाए या जारी रखा जाए। दलील के तौर पर यह भी कहा गया कि दुनिया की बाकी अफवाज भी खुफिया ऑपरेशंस के लिए ब्लैक मनी ही इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तानी फौज के जर्नैलों पर ये इल्जामात और वो भी साबिक वजीर आजम के मुंह से एक लर्ज़ाखेज स्टोरी थी। इस खबर ने नवाज शरीफ को अवामी कटहरे में खड़ा कर दिया। सिर्फ नवाज शरीफ ही कटहरे में नहीं थे, बल्कि वो रिपोर्टर जिसने ये इंटरव्यू लिया वो भी चारों तरफ से तनकीद की जद में था। और क्या आप जानते हैं कि इस स्टोरी के लिए इंटरव्यू किसने लिया था? कामरान खान ने। ये इंकशाफ इतना अहम था, आर्मी चीफ को सदर मुमलिकत से इसी सिलसिले में हंगामी मुलाकात करना पड़ी। साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग ने इसे फौज को बदनाम करने की साजिश करार दिया और कामरान खान को एक मोहरे का नाम दिया। ताहम अमेरिका ने कुछ तहकीक के बाद कहा कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाक फौज का मंशियात की स्मगलिंग से कोई ताल्लुक रहा हो या वो कभी मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस रही हो। इधर मुश्किल में घिरे नवाज शरीफ ने 2 काम फौरी किए। पहले तो उन्होंने इंटरव्यू को जाली करार दिया और कहा कि ये मुल्की मुफाद को नुकसान पहुंचाने की ऐसी साजिश है जिसमें हुकूमत भी शरीक है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने साजिश को छोड़कर नवाज शरीफ की तरदीद को खुशदिली से कबूल किया और खबर को मन घड़त करार दे दिया। दूसरा काम नवाज शरीफ ने यह किया कि अखबार वाशिंगटन पोस्ट पर $10 करोड़ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। उन्होंने अखबार पर इल्जाम लगाया कि 4 माह पहले की गई बातचीत को अब क्यों शाया किया गया है। मियां साहब ने अखबार को तंज का निशाना बनाते हुए कहा कि वाशिंगटन पोस्ट ने 4 माह से इंटरव्यू को क्या डीप फ्रीजर में लगा रखा था। मियां साहब सिर्फ इंटरव्यू के मदरजात से ही इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि वो यहां तक कह रहे थे कि उन्होंने तो सिरे से कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। उनका मौकफ था कि ऑफ द रिकॉर्ड की हुई गुफ्तगू इंटरव्यू नहीं होती। इसके बरक्स कामरान खान अपनी स्टोरी पर पूरी तरह कायम थे। वाशिंगटन पोस्ट भी अपनी खबर के हरफ हरफ पर कायम होने का ऐलान कर रहा था और कह रहा था कि उनके पास इंटरव्यू की ऑडियो टेप भी मौजूद है। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि अगर कोई टेप है तो पेश की जाए, लेकिन ना तो वाशिंगटन पोस्ट ने ऑडियो टेप पेश की और ना इस हर्जाने के दावे का कुछ नतीजा निकला। बहरहाल इस इंटरव्यू ने अपोजिशन की तहरीक निजात को डीप फ्रीजर में जरूर डाल दिया। अगला 1.5 साल यानी सितंबर 94 से दिसंबर 95 तक अपोजिशन इत्तेहाद बेनजीर भुट्टो के लिए कोई बड़ा मसला पैदा न कर सका, लेकिन यह सुकून एक तूफान का पेश खैमा था और यह तूफान मुआशी बहरान,
धमाकों और चांदी के प्यालों से पैदा हुआ। जब 1996 का साल शुरू हुआ तो बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को कायम हुए 2 बरस गुजर चुके थे। नवाज शरीफ तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत गिराने में नाकाम रहे थे, लेकिन 2 बरसों में वो एक बात समझ चुके थे कि जब तक सदर हुकूमत के साथ हैं तब तक बेनजीर भुट्टो को इक़्तिदार से नहीं हटाया जा सकता। अब अपोजिशन और खुसूसन नवाज शरीफ के लिए सदर फारूक लगारी को अपने करीब करना जरूरी था और बेनजीर भुट्टो से दूर करना जरूरी था। आपने सुना होगा जहां चाह वहां राह, तो इस चाह के लिए राह जनवरी 1996 में पैदा हो गई। जनवरी में सदर मुमलकत फारूक लगारी के बेटे अवैस लगारी की शादी थी। नवाज शरीफ ने उनके बेटे की शादी पर मुबारकबाद दी और साथ में चांदी का एक प्याला और एक खत तोहफे में भेजा, जिसे सदर मुमलकत ने कबूल फरमाया और ये चांदी का प्याला सदर और अपोजिशन लीडर में राहो रस्म तेज करने का वसीला बन गया। मुलाकातें और चुपके चुपके बातें होने लगी। सदर नवाज शरीफ के करीब हो रहे थे, लेकिन बेनजीर भुट्टो इस वाक़े को ज्यादा अहमियत नहीं दे रही थी और यही उनकी तारीखी गलती थी। वो उस दिन तक सदर मुमलकत को ताकत के खेल का एक अहम तरीन खिलाड़ी नहीं बल्कि महज अपनी पार्टी का एक कारकुन समझती थी। लेकिन अब सदर मुमलकत का जहन बेनजीर भुट्टो के खिलाफ होना शुरू हो गया था और इसकी वजह थी बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी के खिलाफ छपने वाली होशरुबा करप्शन कहानी। ये कहानियां कुछ सच्चाई और कुछ मुबालगा आराई पर मबनी होती थीं, लेकिन बहरहाल अपना असर रखती थीं। इस तसलसल में जून 1996 में एक ऐसी स्टोरी मंजरे-आम पर आई जिसने बेनजीर भुट्टो को उस खबर से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जितना वाशिंगटन पोस्ट के इंटरव्यू ने नवाज शरीफ को पहुंचाया था। हुआ यह कि 96 का आगाज दहशतगर्दी की लहर से हुआ। आलमी करप्शन इंडेक्स भी जारी हुआ जिसमें पाकिस्तान का दूसरा नंबर था, जो सबका मुंह चढ़ा रहा था और मुआशी हालत भी खराब थी। ऐसे में दिफाई अखराजात $4 अरब तक पहुंच चुके थे, जिसकी वजूहात में मिसाइल प्रोग्राम और फ्रांस से मिराज तैयारों समेत अगस्टा आबदोजों की डील भी शामिल थी। मोहतरमा भुट्टो के दौर में इन आबदोजों को लगभग $3.5 अरब में खरीदा गया था। ये डील तो पाकिस्तान की दिफाई जरूरत थी, लेकिन इसके साथ एक और कहानी जुड़ गई, किकबैक्स लेने की कहानी। जून 1996 में बरतानवी जरीदे संडे एक्सप्रेस में स्टोरी शाया हुई कि वजीर आजम के शौहर आसिफ अली जरदारी ने बरतानिया के इलाके सरे में 360 एकड़ पर मुश्तमिल जायदाद रॉकवुड स्टेट खरीदी है, जिसकी मालियत 25 लाख पाउंड यानी आज के मुताबिक तकरीबन 43 करोड़ रुपए बनती है। पाकिस्तान में रॉकवुड स्टेट की कहानी सरे महल के नाम से घर घर पहुंच गई और साथ में ये कहानी भी सीना बसीना फैली कि सरे महल दरअसल अगस्टा आबदोजों की किकबैक से लिया गया है। करप्शन, बदउनवानी और मुआशी बदहाली की खबरों के दरमियान इस स्टोरी ने जलती पर तेल का काम किया। तासुर फैला कि मुल्क के खराब मुआशी हालात इस वजह से हैं कि पीपल्स पार्टी मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल करके महल खरीद रही है। नवाज शरीफ ने इस मौके को खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, असेंबली में अखबार लहराया, हुकूमत से जवाब मांगा और इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। शुरू में हुक्मरान खानदान ने महल की मलकियत से साफ इनकार किया। उन्होंने अखबार के खिलाफ दावा दायर करने का ऐलान भी किया। तारीख की यह हकीकत अपनी जगह है कि अगरचा बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी ने डंके की चोट पर इस महल की मलकियत से इनकार किया, लेकिन 2004 में जब अभी मोहतरमा भुट्टो जिंदा थी तो आसिफ जरदारी ने इसकी मलकियत तस्लीम कर ली थी। I have never in my life been to Rockwood. I have never seen Rockwood. I have never seen an estate agent that has anything to do with Rockwood. I don't know what this Rockwood thing is. I've never even seen Surrey, leave alone occupy it. And if I have, then let them prove it. It's not impossible to prove. Let them prove it. सरे महल की गूंज अभी फिजा में थी कि सालाना बजट पेश हो गया। बजट में नए टैक्स लगाए गए जिससे महंगाई में इजाफा हुआ। अब नवाज शरीफ को एक और मौका मिल गया। उन्होंने सरे महल के बयानिए में बजट को भी शामिल कर लिया। नवाज शरीफ ने बजट के खिलाफ हड़ताल की काल तक दे दी। नवाज शरीफ ने अवाम से मुतालबा किया कि बिजली और गैस के बिलों को हुक्मरानों के मुंह पर दे मारा जाए। यह सच है कि तारीख खुद को दोहराती है।
لیکن پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ بہت جلدی خود کو دہرانے لگتی ہے اور ہم پھر بھی کچھ نہیں سیکھتے۔ نواز شریف نے جس طرح عوام کو گیس اور بجلی کے بلوں کی ادائیگی سے روکا، یہی عمل ان کے خلاف 17 سال بعد عمران خان نے یوں ہی دہرایا۔ تاریخ دہرانے کا ایک دوسرا واقعہ بھی اسی دوران پیش آ رہا تھا، اور وہ یوں کہ 1993 میں جس طرح بینظیر بھٹو نے صدر غلام اسحاق خان سے مل کر نواز شریف کی حکومت گرائی تھی، نواز شریف صرف 3 سال بعد اسی طرح صدر فاروق لغاری سے مل کر بے نظیر کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ فارمولا کام کر رہا تھا۔ 26 ستمبر 1996 کو نواز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر فاروق لغاری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں نواز شریف نے صدر سے کرپشن اور معاشی بدحالی کا ذکر کرتے ہوئے اسمبلیاں توڑنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر فاروق لغاری کا جواب تاریخی تھا، انہوں نے کہا ضروری ہوا تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب شاید بینظیر بھٹو کو پہلی بار احساس ہوا کہ صدر ان کی پارٹی کے کارکن نہیں بلکہ ایک طاقتور عہدے پر طاقتور اختیارات کے ساتھ ایک طاقتور کھلاڑی ہے اور انہیں مزید اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے حکومت بچانے کی کوشش کی اور خود صدر سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ 6 گھنٹے چلنے والی ملاقات میں خوب گلے شکوے ہوئے۔ اس وقت وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان ایک بہت بڑا تنازع یہ بھی چل رہا تھا کہ عدالتوں میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہو۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ججز کی تعیناتی کے معاملے پر موجود اس ڈیڈ لاک کو بھی ختم کیا۔ دوسرا مسئلہ کرپشن کی آئے روز چھپنے والی خبروں کا تھا۔ اس پر دونوں رہنماؤں میں بدعنوانی کے خلاف تحقیقات کے لیے احتساب کمیشن قائم کرنے پر اتفاق ہوا، کیونکہ اس وقت تک نیب کا ادارہ تشکیل نہیں پایا تھا۔ ملاقات ختم ہوئی تو بینظیر بھٹو خوش تھی کہ معاملات حل ہو گئے، اور اپوزیشن پریشان تھی کہ کہیں صدر مملکت ان سے کیے گئے خفیہ وعدوں پر یو ٹرن نہ لے لیں۔ نواز شریف نے تو یہ تک شکوہ کر دیا کہ بینظیر کو مزید مہلت دینا پاکستانی قوم سے ناانصافی ہوگی۔ بینظیر بھٹو نے صدر سے ملاقات میں کرپشن کے خاتمے اور تحقیقات کے لیے جس کمیشن کو قائم کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا، لیکن اس احتساب بل میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ اگر یہ بل منظور ہوتا تو اس کے مطابق صرف سیاستدانوں ہی کا نہیں بلکہ ججز اور جرنیلوں کا احتساب بھی کھلے عام ہونا تھا، اور یہ بات طاقتور حلقوں کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ نقطہ تھا جسے اپوزیشن نے خوب استعمال کیا۔ یہ سب اس پس منظر میں ہو رہا تھا کہ اپوزیشن کے احتجاج پر لاٹھی چارج اور شیلنگ جاری تھی، اور جلوسوں میں الوداع الوداع بینظیر الوداع کے نعرے بھی گونج رہے تھے۔ معاشی حالات خراب ہو تو اپوزیشن کی دال خوب گلتی ہے، لیکن احتجاج کے سلسلوں کے درمیان ہی اچانک وہ معاشی بحران جو 1.5 سال سے ملک کو گھیرے ہوئے تھا، اس کے ختم ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے۔ ہوا یہ کہ ملک کی معیشت کم از کم $70 کروڑ کے خسارے میں تھی۔ اب بے نظیر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ IMF کے پاس جائیں، لیکن چونکہ بے نظیر نے امریکہ کے بے پناہ اصرار کے باوجود ایٹمی پروگرام پر کنٹرول کے معاہدے CTBT پر دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے بے نظیر کو قرض ملنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ IMF نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ ادھار تبھی ملے گا جب وزیر اعظم دفاعی اخراجات کم کریں گے۔ چونکہ 1996 کے بجٹ میں بینظیر بھٹو نے دفاعی اخراجات میں کمی سے انکار کرتے ہوئے ڈیفنس بجٹ 16 ارب روپے بڑھا دیا تھا۔ دوسری جانب ورلڈ بینک نے بھی یہ دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے اپنی ترجیحات درست نہ کی تو امداد کے لیے نااہل کر دیں گے۔ جواب میں بینظیر بھٹو نے کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں گی لیکن دفاعی اخراجات میں کمی نہیں کریں گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور بھی دفاعی اخراجات کے مسئلے کی وجہ سے ناکام ہوا تھا۔ بینظیر اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں تھی، نہ IMF والے تیار تھے۔ یوں ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے معاشی حالات خراب سے خراب تر ہو سکتے تھے۔ ایک طرف معاشی حالات خراب ہو رہے تھے تو دوسری طرف اپوزیشن کے بیانات الگ دباؤ بنے ہوئے تھے۔ نواز شریف نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ قرض کے لیے ایٹمی پروگرام پر سودے بازی کی جا رہی ہے اور قوم بینظیر کا کوئی معاہدہ قبول نہیں کرے گی۔ انہوں نے بینظیر کو بیکاری بھی قرار دیا، لیکن اس سارے دباؤ کے باوجود IMF اور حکومت کا ڈیڈ لاک
ज्यादा देर बरकरार न रह सका। बेनजीर की कोशिशों से IMF कर्ज देने पर मान तो गया, लेकिन उसने ये शर्त रख दी कि अगर हुकूमत दिफाई अखराजात कम नहीं करना चाहती तो ना करे, लेकिन रुपए की कदर कम करे, सेल्स टैक्स बढ़ाए और ज़राई टैक्स नाफिज करे। बेनजीर ने ये शराइत मान ली और एक मिनी बजट पेश कर दिया। सरे महल, सदर से खराब ताल्लुकात और जून का महंगा बजट, ये वो मसाइल थे जो पहले से सर उठाए खड़े थे। इनमें मिनी बजट आखिरी कील साबित हुआ। मिनी बजट से महंगाई का नया तूफान आया। डॉलर 3 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल, गैस, बिजली और खाने पीने की चीजों की कीमतें भी ऊपर चली गई। यानी मुआशी बहरान खत्म, लेकिन महंगाई तूफान शुरू हो गया। बेनजीर भुट्टो एक तरफ सदर मुमलकत को करीब लाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ उनका मातहत इदारा इंटेलिजेंस ब्यूरो सदर लगारी और जजेस के फोन टेप कर रहा था। और किसी ने ये बात सदर फारूक लगारी और जजेस को बता दी थी कि बेनजीर भुट्टो के हुक्म से आप लोगों के फोन टेप हो रहे हैं। इस बात का एतराफ IB चीफ मसूद खटक ने खुद किया है, लेकिन जरा मुख्तलिफ अंदाज से। आपकी एक हुकूमत को खत्म करने की वन ऑफ द रीजन ये थी कि आप लोगों की टेलीफोन टैप कर रहे थे। वो रीजन इसलिए नहीं, वन ऑफ द रीजन, नहीं वो रीजन इसलिए नहीं थी कि उस रीजन को मैंने अपने कंधों पे लिया था। मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर फरवरी 97 में कि ये सारा कुछ वजीर आजम के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता, ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया है मैंने किया। अब सदर मुमलकत एक बार फिर बेनजीर भुट्टो से सख्त खफा हो गए, इतने खफा कि उन्होंने हुकूमत से जान छुड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। ये भी कहा जाता है कि वो मुल्क में सदारती निजाम यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहते थे और इसके लिए राह हमवार कर रहे थे। अब ये कोई नहीं जानता कि सदारती निजाम का लालच उन्हें किसी ने दिया था या वो खुद इस धोखे का शिकार हुए थे। जो भी था, लेकिन अब वो हुकूमत गिराने का फैसला कर चुके थे। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला था, और वो ये कि हुकूमत गिराने के लिए उस जमाने में और शायद आज भी 2 जगह से हाँ का इशारा जरूरी होता है, एक अमेरिका और दूसरा पाक फौज की तरफ से। अमेरिका से इसलिए कि अगर वाशिंगटन नई हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दे या नई हुकूमत के साथ ताउन ना करे तो मसाइल पैदा होंगे। जमहूरियत के नाम पर मुआशी पाबंदियां भी लग सकती हैं, और इस बात का भी इम्कान है कि अमेरिका नई हुकूमत को तस्लीम करने से ही इनकार कर दे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाँ की जरूरत इसलिए होती है कि जब असम्बलियां तोड़ी जाएं तो हुक्मरान जमात के कारकुनों की तरफ से सख्त मुजाहमत को रोका जा सके या इसके इम्कान को कम किया जा सके। लेकिन सदर लगारी के सामने मामला ये था कि 29 अक्टूबर 1996 तक बज़ाहिर बेनजीर भुट्टो अमेरिका की भी पसंदीदा शख्सियत थी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी उनका कोई खुला इख्तलाफ नहीं चल रहा था। तो फिर असम्बलियां तोड़ी जाएं तो कैसे? ऐसे में जब काजी हुसैन अहमद कारकुनों की शहादत पर सरापा एहतजाज थे और नवाज शरीफ बेनजीर भगाओ तहरीक चला रहे थे और बेनजीर भुट्टो का भाई मुर्तजा भुट्टो अभी चंद हफ्ते पहले कत्ल हुआ था, 30 अक्टूबर के अखबारात में एक छोटी सी खबर शाया हुई। ये अमरीकी बयान था कि पाकिस्तान में कोई शख्सियत उनकी पसंदीदा नहीं है, उन्हें हर रहनुमा कबूल है। ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल था। इस खबर के 6 रोज बाद सदर फारूक अहमद खान लगारी ने असम्बलियां तोड़ दी और बेनजीर भुट्टो हुकूमत को घर भेज दिया। बेनजीर भुट्टो बरतरफी पर सख्त हैरान थी। वो कहती थी कि उनकी हुकूमत खत्म करने का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुआशी बहरान IMF के पैकेज से खत्म हो चुका था, करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब कमीशन कायम हो रहा था और मुर्तजा भुट्टो के कातलों के ऊपर तफ्तीश जारी थी। इसलिए वो सदर फारूक लगारी पर इल्जाम लगाती थी कि इन बड़े मसाइल के हल होने के बावजूद उनकी हुकूमत खत्म की गई। तो इसकी सिर्फ एक वजह थी कि सदर फारूक लगारी मुर्तजा भुट्टो के कातलों को बचाना चाहते थे। करप्शन के ऊपर उनका बयान ये था कि अगर कोई करप्शन थी तो उसके ऊपर अदालत में जाना चाहिए था। Go to a trial court. Why a media court? Why a smear campaign? Go to a court. There are laws. There are courtrooms. But we are not to be tried by the law. We have to be tried by the media. Because when you try something by media, people get confused. They're not lawyers. They don't know the rules. They don't know the regulations. They don't have access to all the documents. So try somebody by the media and sentence them because you know they're innocent and you can't do it by court.
اس کے جواب میں فاروق لغاری کہتے ہیں کہ اگر وہ بینظیر حکومت برطرف نہ کرتے تو چند روز میں ملک کا دیوالیہ نکل جاتا. کہ پاکستان کی اکانومی اتنی تباہ کر دی تھی انہوں نے کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز $350 ملین تک پہنچ گئے اور روزانہ $45 ملین پاکستان سے اڑ رہے تھے. تو 10 دن اگر اور جاتے 9 دن تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا. قصہ کچھ بھی ہو، اس کے بعد بینظیر بھٹو کبھی اقتدار میں واپس نہ آ سکی اور نہ کبھی کوئی صدر دوبارہ 58(2)B کا استعمال کر سکا اور نہ ہی فاروق لغاری صدارتی نظام لانے یا اپنی کرسی بچانے میں کامیاب ہوئے. لیکن جس دن اسمبلیاں ٹوٹی، گورنر ہاؤس لاہور سے پاک فوج کے جوانوں نے ایک اہم شخصیت کو پکڑا اور ریسٹ ہاؤس میں بند کر دیا. یہ کیا کہانی تھی؟ سیاستدانوں، جرنیلوں اور ججز کے احتساب کے لیے جو بل آخری دنوں میں قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس کا کیا بنا؟ نگران وزیر اعظم کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ ساری قوم ہی کرپٹ ہے؟ یہ سب دکھائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں. اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں.